राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हर सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नोट्स से आप क्वेश्चंस याद कर रहे होंगे, टॉपिक्स अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्योंकि जब सारी चीजें अच्छे से करोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, तभी आपके जीवन में अच्छा होगा। और अच्छा तभी होगा जब सरकारी नौकरी लग जाएगी, ये बात आप सभी जानते हो। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि फॉर्म भरे गए, अभी एग्जाम नहीं है, एग्जाम पता नहीं कब होगा, तो ये सोचते रहोगे तो फिर तैयारी नहीं होगी, और जिसकी तैयारी नहीं होगी उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा। चाहे पेपर 15 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, जब भी पेपर होगा अगर आपकी तैयारी होगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आज वाली क्लास में हम आपके हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए हिंदी और इंग्लिश के शानदार क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा हिंदी और इंग्लिश किस लेवल की आती है। जिन स्टूडेंट को लगता है कि हिंदी में मैं पूरे में से पूरा स्कोर कर लूंगा, आज वाली क्लास देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एचएसएससी है वो हिंदी भी अच्छी पूछती है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रही होती है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये इंग्लिश का क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या है? एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि कोई एक ऐसी चीज आपको बतानी है जो जहर के इफेक्ट को खत्म कर दे या कम कर दे। उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म कर देना, पॉइजन का मतलब होता है जहर। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो जहर के इफेक्ट यानी प्रभाव को क्या कर दे, समाप्त कर दे, खत्म कर दे, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एंटीडोट। उसको क्या कहा जाता है? एंटीडोट। ठीक है जी, जो विष या जहर के जो प्रभाव है उसको खत्म कर देती है, तो उसको एंटीडोट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। दूसरा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि देश विदेश समास का उदाहरण है। तो जो देश विदेश आपको दिया गया है, ये कौन से समास का उदाहरण है, ये अपने को बताना है। देखिए, देश शब्द है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, विदेश है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कौन सा हो जाएगा? और देश विदेश को कैसे तोड़ सकते हो? देश और विदेश। आप बताइए कौन सा समास हो जाएगा ये आपका? और यहां पर बीच में देखिए ये स्पेसिफिक भी लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा भाई? द्वंद्व समास है, ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य के कितने भाग होते हैं? ये क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछता है, 1, 2 और 3 प्रकार से पूछता है। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो वाक्य के भाई 2 भाग होते हैं, जिसमें एक होता है क्या? उद्देश्य होता है। एक क्या होता है? उद्देश्य होता है, और दूसरा क्या होता है? विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय है, ये 2 भाग होते हैं वाक्य के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भाग। ठीक है, अब उद्देश्य और विधेय कैसे होते हैं, कैसे पता करें हम उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? जैसे कि बोला कि जो विराट कोहली है वो क्रिकेट खेलता है, तो विराट कोहली क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। विधेय क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है जी, क्या खेलता है? क्रिकेट। तो विराट कोहली और क्या हो जाएगा यहां पर? उद्देश्य, और जो क्रिकेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं आपके 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन पूछता है वो है आपका कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं वाक्य के। अब ये 3 कौन कौन से हैं, ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछ लेता है। 3 कौन कौन से हैं? एक तो हो गया सरल, दूसरा हो गया संयुक्त, तीसरा होगा मिश्रित। ठीक है जी, तो ये 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ये 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पे। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि किस क्षेत्र की बोली को
काशिका कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए किस लेवल की हिंदी आ रही है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, कौन से क्षेत्र की बोली है जिसको काशिका कहा जाता है। थोड़ी थोड़ी इसको मतलब भोजपुरी भी बोल देते हैं, ठीक है जी, भोजपुरी स्टाइल की होती है तो इसको भोजपुरी भी बोल देते हैं। कुछ ही एरिया के क्षेत्र में ये बोली जाती है काशिका। तो ये कहां पर बोली जाती है? तो ये हो जाएगी भाई बनारस में। कहां पर बोली जाती है? बनारस में। बनारस की जो भाषा है, बोली है, भाषा नहीं सॉरी बोली है, उसको क्या कहा जाएगा? काशिका कहा जाएगा। और हमारी कौन सी है? हरियाणवी बोली है। और हमारी भाषा कौन सी है? अगर हमसे बोली पूछेगा तो बोली हो जाएगी हमारी हरियाणवी, भाषा पूछेगा तो भाषा हो जाएगी हमारी हिंदी। ओके जी, चलिए। और दूसरी कौन सी है? पंजाबी है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उनको क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आता ही आता है। हर बार मैंने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं, तत्सम से भी दिखाया है, तद्भव से भी दिखाया है, विदेशी शब्द भी हमने किए हैं, देशज विदेशज। तो इसमें बताइए कि ऐसे शब्द जो संस्कृत या प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है भाई तद्भव शब्द। ठीक है जी, हर क्लास में हमने तद्भव पढ़ा है ना, हिंदी की जितनी भी क्लास हुई है तद्भव, क्योंकि एग्जाम्स में यहां से पक्का क्वेश्चन आ रहा होता है। तो उस शब्द को क्या कहा जाएगा? तद्भव, जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि पहले उनका इस्तेमाल संस्कृत में होता था और अब उनको हिंदी में इस्तेमाल होने लग गया, उनको हम तद्भव कह रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की आखिरी रात एकाकी के रचनाकार कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया था क्योंकि एचएसएससी ने एक बार एग्जाम्स लिया था, शायद ये 2021 की बात है, कंफर्म नहीं है, 18 या 21 था, तो 21 ही होगा शायद, है ना? हाँ 21 ही था। तो 21 की बात है, उस समय जो एक बार एचएसएससी ने एग्जाम्स लिया ना, उसमें सारी की सारी रचनाएं पूछ ली। लगभग 10 में से ये मान सकते हो 4 से 5 है वो रचनाएं पूछ ली थी। तो रचनाएं वाला टॉपिक है, अगर एचएसएससी पूछ लेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हिंदी में आपका स्कोर नहीं बनेगा भाई, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, तो अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है, आप सारी चीजें पढ़ लेते हो, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है, तो उसके बाद एक बार रचनाओं को जरूर देख लेना, क्योंकि यहां पर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, तो इसमें पूछा है औरंगजेब की आखिरी रात। भाई मुगल साम्राज्य में औरंगजेब है वही आखिरी था, उसके बाद तो फिर ऐसे ही आए थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो औरंगजेब क्या था? ये बोल सकते हो कि जो मुगल का क्या था? अंतिम राजकुमार था। याद करने की ट्रिक है ये, तो राजकुमार वर्मा हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब की आखिरी रात की एकाकी के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? राजकुमार वर्मा है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द आपको बताना है। क्या बताना है? समानार्थी शब्द। किसका बताना है? इसका आपको बताना है। पूरा पढ़ लीजिए। He saw the bewildered look on my face। अब जो bewildered है, इसका अर्थ जिसको पता होगा वही आंसर कर पाएगा। तो bewildered का मतलब क्या होता है? He saw the bewildered look on my face, मतलब कि उसने मेरी तरफ देखा। अब कौन से लुक से देखा वो यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर कोई सिंपली लुक से देखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ऐसा शब्द आता ही नहीं। प्यार से देखा होता तो लव वाला शब्द आ रहा होता, बिलव्ड से, अलग अलग प्रकार के। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक सा है, तो इसका मतलब उसने खतरनाक तरीके से देखा था, अचंभित होकर देखा था। अच्छा ये भी यहाँ पर है, जैसे कोई आप ब्याह शादी प्रोग्राम में जाते हो ना और वहां पर किसी को देख लेते हो, अरे ये भी यहाँ है, ठीक है, इसको भी बुला लिया, ठीक है, इसको भी बुला लिया। तो इस प्रकार का जो लुक होता है उसको बोला जाता है bewildered लुक। ठीक है जी, तो इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो क्या किसी को देख के फिर खुश हो गए? जिसको ऐसा लुक दे रहे हो उसको देख के खुश हो गए? नहीं, ये तो समानार्थी हो नहीं सकता। प्लीजेंट, इसका मतलब भी वही होता है। सैड का मतलब उदास भी नहीं होगे, ठीक है, उदास क्या रोने थोड़ी ना लग जाओगे। तो हम देखते हैं थोड़ा सा सुगला सा मुंह करके जिसको बोलते हैं ना उसको, तो वो हो जाएगा आपका बेफिल्ड।
ठीक है जी, बफल्ड हो जाएगा, बेविल्डर्ड का क्या हो जाएगा, बफल्ड। और दोनों ही ऐसे हैं, अलग ही टाइप के हैं, जिसको बोलते हैं हक्का बक्का हो जाना, कंफ्यूज, कंफ्यूज का भी आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो, कंफ्यूज भी उसको बोल सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डू नॉट खालिस्तान योर वॉइस हेयर, दिस इज ए लाइब्रेरी। तो आपको बोला जाता है ना भाई ऊंची आवाज मत करो, क्योंकि एक लाइब्रेरी है। किसी व्यक्ति को गुस्सा आ गया और वो तेज तेज बोलने लग गया, तो उसको ये बोला जाता है भाई धीरे बोल, लाइब्रेरी में बैठा है तो, है ना। तो वो चीज है। तो आवाज ऊंची करने का मतलब होता है आवाज, वॉइस है वो रेज हो जाना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, एन खालिस्तान मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। तो सभी में ही यहां पर इंडस्ट्रियस लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा इंडस्ट्रियस यहां पर ठीक है ये अपने को बताना है। तो इस क्वेश्चन से एचएसएससी ने 2 काम करवा लिए हैं। एक तो करेक्ट स्पेलिंग वाला कि भाई इसी क्वेश्चन में निकाल दो करेक्ट स्पेलिंग, जिसको पता है वही कर पाएगा। दूसरा ये भी दे दिया, फिलिंग द ब्लैंक वाला भी दे दिया है। तो देखिए इस्तेमाल कीजिए और बताइए कौन सा ठीक हो जाएगा यहां पर। एन इंडस्ट्रियस मैन, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है, पहले ये समझो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, जो कड़ी मेहनत कर रहा हो। ठीक है, जिसमें से आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, डेली क्लास से पढ़ रहे हैं, नोट से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उनको बोला जाएगा इंडस्ट्रियस मैन। ठीक है जी, तो इंडस्ट्रियस इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन इंडस्ट्रियस मैन इज श्योर टू बी सक्सेस। यानी कि जो परिश्रमी मेहनती आदमी होता है वो हमेशा सफल होता है। और आज सुबह ही मैंने एक बात बोली थी आपको कि किस्मत धोखा दे सकती है लेकिन मेहनत धोखा नहीं देती। ठीक है जी, चलिए, साकेत की भाषा में खालिस्तान का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। जो साकेत की भाषा है उसमें किस चीज का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है, उसको क्या कहा जाएगा बताओ। शिष्ट भी है और प्रौढ़ रूप भी है, ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा शिष्ट और प्रौढ़ रूप। तो ये किसमें होता है, ये होता है भाई खड़ी बोली में। किसमें होता है, खड़ी बोली में होता है। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2021 में इस टाइप के काफी क्वेश्चन आए थे भाई। ठीक है, तो हमें हर प्रकार से तैयार रहना है, 2021 वाले एग्जाम्स के हिसाब से भी, 2023 वाले एग्जाम्स के हिसाब से भी, 2018 वाले एग्जाम्स के हिसाब से भी। किसी भी प्रकार का पेपर आए हमें पेपर में अच्छा स्कोर करना है, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे, तभी क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा, ये अपने को बताना है। तो इसमें बताइए किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता पूछ ले या भारतीय नव जागरण का अग्रदूत पूछ ले। भारतीय नव जागरण का अग्रदूत पूछे, दोनों का एक ही आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो हिंदी की भाषा की जो रचनाएं थी उनमें बहुत अलग अलग प्रकार की चीजों को इंट्रोड्यूस किया था एक नए रूप से, यानी कि आधुनिकरण उसका करके। ठीक है, चलिए, ताकि जो नए लोग हैं, जो आज की जनरेशन के लोग हैं, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट बने, नई नई चीजें उसमें ऐड की थी। चलिए, बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज खालिस्तान। अब यहां पर फिलिंग द ब्लैंक भरना है, तो सबसे पहले इसका अर्थ को समझोगे तभी आप कर पाओगे। बिकॉज ऑफ द हैवी रेन यानी कि तेज बारिश की वजह से, बिकॉज ऑफ द हैवी रेन तेज बारिश की वजह से। द मैच, मैच की यहां पर बात हो रही है कि तेज बारिश की वजह से मैच क्या होगा, मैच रोक दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो कैंसिल होता है उसको क्या है, द मैच वाज कैंसल्ड। और कैंसल्ड को क्या बोला जाता है, कॉल्ड ऑफ। यानी कि मैच को रद्द कर देना, कोई प्रोग्राम है, कोई चीज है, उसको रद्द कर देने को क्या बोला जाता है, कॉल्ड ऑफ बोला जाता है।
जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता भी होगा, मैच जब तेज बारिश आ जाती है, खेलने का आसार नहीं बचते कि भाई अब नहीं खेल पाएंगे, तो क्या लिखा हुआ आता है यहाँ वहां पर टीवी की स्क्रीन पर, मैच क्या हो गया, कोल्ड ऑफ हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा सेम आ गया, आई होप यू विल नॉट रन खालिस्तान माई रिक्वेस्ट। आई होप यू, मैं आशा करता हूं, यू मतलब तुम, विल नॉट रन खालिस्तान माई रिक्वेस्ट, यानी मेरी रिक्वेस्ट को क्या नहीं करोगे, ये बताओ भाई, क्या नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा इसका, टर्न डाउन हो जाएगा, कि मुझे आशा है कि तुम मेरी जो चीज मैं आपको बोलने वाला हूं, यानी कि कोई भी आप बोल सकते हो कि कोई फेवर हो गया, कोई बात है, कोई काम करवाना चाह रहे हो, उसको तुम मना नहीं करोगे। टर्न ऑफ का मतलब होता है, सॉरी टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, टर्न ऑफ नहीं, टर्न डाउन। टर्न डाउन का क्या मतलब हो जाएगा, टर्न डाउन का मतलब हो जाएगा तुम उस चीज के लिए मुझे मना नहीं करोगे। जैसे आपने किसी को प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है जी, और आप ये बोल रहे हो मुझे पता है तुम मना नहीं करोगी, तो उसी को बोला जाता है टर्न डाउन। ठीक है, वो बात अलग है, वो चप्पल मार सकती है, ठीक है, तो ध्यान से करना। हाँ बस जॉब लग जाएगी ना, फिर नहीं मारेंगे, फिर तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे कि हाँ जॉब लग गई है। ठीक है, और ग्रुप डी की बड़ी शानदार जॉब होती है अपने एचएसएससी में, इतना बता देता हूं, एचएसएससी की ग्रुप डी की जॉब है ना, बड़ी ही शानदार है, बड़ी शानदार जॉब है, इस बात को नोट कर लेना। एक तो सरकारी नौकरी, बेरोजगारी वाला ठप्पा हटेगा, ठीक है, और इसके अलावा जो जॉब भी है वो भी बड़ी शानदार होती है। उसके बाद जो प्रमोशन होके आप क्लर्क वाली पोस्ट पे चले जाते हो, अभी सैलरी है वो ठीक ठाक है, जैसे ही 8th पे कमीशन आ जाएगा थोड़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी, और उसके बाद जब आप क्लर्क वाली पोस्ट पे चले जाओगे और अच्छी सैलरी हो जाएगी, और लास्ट तक 1 लाख तक जाएगी, 1 लाख प्लस तक सैलरी जाने वाली है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। ओके जी, चलिए क्या है इसमें आपको बताना है, इडियम जो दिया हुआ है उसका बेस्ट आपको बताना है, बेस्ट मीनिंग। तो देखिए, शी रोड रफ सोड ओवर, इसका आपको अर्थ है वो समझ के और फिर आपको बताना है क्या आएगा इसकी जगह पे, लेकिन पूरे को पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि शी रोड रफ सोड ओवर हर टेनेंट when she decide to sell the house without informing her tenant about her plans। मतलब यहां पर किसी स्त्री की बात हो रही है कि उसने घर बेचने से पहले जो उसका किराएदार था उसको नहीं बताया, उसको तुरंत बोला कि भाई घर खाली कर दो। जैसे कि आप किसी के किराए के घर में रह रहे होगे, अभी पढ़ रहे हो तो कोई बाहर रहता होगा तो किराए के घर पे रह रहा होगा, तो उसको तुरंत बोला जाएगा भाई घर खाली कर दे, मैंने तो घर बेच दिया। उस समय जो उसकी फीलिंग होगी उसके बारे में यहां पर बताया गया है कि उसकी फीलिंग को उसने किस प्रकार से हर्ट किया है। तो इसका आपको बताना है कि रोड रफ सोड ओवर, तो इसका हो जाएगा, तो सोड लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड विश ऑफ, समझ में आ गया, तो ये इसका हो जाएगा। भाई इंसल्ट देखो, अगर नहीं भी समझ में आ रहा, इंसल्ट तो उसने किया नहीं, इंसल्ट तो मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, तो ये नहीं हुआ। रिजेक्ट द अपील, अपील तो कहीं यहां पर अपील की तो बात ही नहीं हो रही, डायरेक्ट बोला है भाई खाली कर, ठीक है जी, तो ये भी नहीं हो सकता। स्पोक रूडली टू, रूडली भी नहीं बोला, ठीक है, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो स्वतः अपने आप ही हो जाएगा। इस प्रकार से भी थोड़ी आप हिंट लगा सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें हो क्या रहा है, क्या करना है। आप बताइए क्या है, फिलिंग द ब्लैंक आपको भरना है, बताइए, ठीक है, करेक्ट कौन सा आएगा बताइए। द नोटिस रीड अकोमेंडेट लिखा हुआ है ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। अब देखो अकोमेंडेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, तो यहां पर कौन सा आएगा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, पहले उसका आंसर कीजिए, क्या आ जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा अकमेंडेशन।
इसका मतलब होता है रहने की जगह, जहां पर कोई व्यक्ति रह सकता है, रहने काम कर सकता है उस चीज के लिए। यानी कि आप बोल सकते हो कि घर किराया के लिए आप बोल सकते हो रूम, तो उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? अकोमोडेशन बोला जाता है, यानी कि रहने का स्थान, जहां पर रह के आप अपना काम भी कर सकते हो, जो भी चीज होगी उसको बोला जाता है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? इनमें से आपको बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो सबसे पहली चीज, मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है? जो आपकी मूर्धा से बोला जाता है, यानी कि जो तालु के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, उससे बोला जाता है, उसको बोला जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो अपनी टै वाली सीरीज है, ठीक है, जो अपनी टै वाली सीरीज है वो सारी की सारी इसके अंदर ही आएगी। टै ठै डै 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 जो भी अपनी, वो सारी की सारी इसमें आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए स पै य, इनके बारे में बात कर लेते हैं, लिखा भी है यहां पर मैंने। तो स क्या हो गया? तालव्य व्यंजन हो गया। स बोल के देखिए, तालु से बोला जाएगा, तालव्य व्यंजन हो जाएगा। पै है, पै ओष्ठ्य व्यंजन, यानी कि होठों से बोला जा रहा है तो ओष्ठ्य व्यंजन हो जाएगा। यह है अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछता है, इसलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया है, तो याद कर लेना। स क्या हो गया? तालव्य व्यंजन हो गया। पै क्या हो गया? ओष्ठ्य व्यंजन हो गया। और यह क्या हो जाएगा? आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। अगर जिसने पर्यायवाची याद किए होंगे, और मैंने बोला था कि ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से है ये। अरुण का आपको बताना है, अरुण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरुण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अरुण का पर्यायवाची होता है भाई दिवाकर। अरुण का पर्यायवाची होता है प्रभाकर। अरुण का पर्यायवाची होता है सूर्य। अरुण का पर्यायवाची होता है सूरज। अरुण का पर्यायवाची होता है रवि। अरुण का पर्यायवाची होता है भानु। अब इनमें से देख लो, जो भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर दिवाकर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आप सभी को ये चीज बताई थी ना कि भाई सूर्य से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है पर्यायवाची, तो सूर्य याद कर लो। देखो ये क्वेश्चन आ गया, और अरुण भी है। ठीक है जी, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, सूर्य, सूरज, रवि, भानु और अरुण, ये सारे के सारे किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। और एग्जाम्स में यही ज्यादा पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आंख वाला भी मैंने बताया हुआ है कि आंख वाला भी जरूर याद कर लेना, वो भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। चक्षु, नयन, ये वाला। दिए गए शब्द के लिए विलोम शब्द का सही चयन कीजिए। विलोम का मतलब होता है विपरीत। गुप्त का विपरीत क्या हो जाएगा? गुप्त का मतलब जो चीज चुपचाप की जाती है उसको क्या कहा जाएगा? गुप्त कहा जाएगा। तो प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम का मतलब क्या होता है? प्यार करना, किसी को पसंद करना। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? किसी से घृणा करना, किसी को नापसंद करना, है ना। तो ये हो गया प्रेम, घृणा। उसके बाद मधुर का मतलब होता है मीठी आवाज, प्यारी प्यारी आवाज। तो मधुर का मतलब होता है मीठा, अच्छा, या मधुर वचन। आपने सुना होगा ना मधुर वचन, तो इसका मतलब बहुत अच्छे वचन। तो मधुर का उल्टा हो जाएगा कटु वचन। कटु का मतलब होता है बुरा। मधुर का मतलब अच्छा, मीठा, स्वादिष्ट, जो भी आप बोल सकते हो, मतलब पॉजिटिव सेंस में है। और ये कटु का हो जाएगा आपका किस में हो जाएगा? नेगेटिव सेंस में हो जाएगा। तो मधुर का कटु हो जाएगा। चेतन का क्या हो जाएगा? चेतन का हो जाएगा भाई, चेतन का अचेतन हो जाएगा, कि कोई चेतन में है, अचेतन में है। तो अब इसका कौन सा बच गया? गुप्त का। गुप्त का हो जाएगा प्रकट। प्रकट का मतलब होता है सामने आ जाना, कि मेरे सामने भगवान प्रकट हो गए, तो मतलब सामने आ गए, है ना। इसका मतलब यही होता है ना कि मैं भगवान प्रकट हो गए, तो इसका मतलब सामने आ गए। तो प्रकट का मतलब होता है जो दिखाई देता है, और गुप्त का मतलब है जो दिखाई नहीं देता, चुपचाप जिस चीज को रखा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विलोम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? और बिना मुहावरे के आपका कंप्लीट होता ही नहीं है। मुहावरा है, आपके एग्जाम्स में जरूर आता है। तो आनाकानी करना, तो आनाकानी अगर आप किसी को काम के लिए कह रहे हो और वो आनाकानी करता है, इसका मतलब क्या है? कि वो काम नहीं करना चाहता। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? इनकार करना। आनाकानी करने का हमसे सबसे अच्छा अर्थ बताना है, सही अर्थ। पराजित होना तो हार जाना होता है क्या? आनाकानी करना और हार जाना कोई मतलब नहीं। भ्रम दूर करना ये भी नहीं होगा, उत्पन्न होना ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? इनकार करना। ठीक है जी।
जिसको आप टाल मटोल करना बोल सकते हो। आगे है कि रेखा अंकित शब्द का सही एक वचन चुने, छाते बिक रहे हैं। इसका आपको एक वचन बताना है। एक वचन मतलब एक चीज, बहुवचन मतलब एक से अधिक चीज, है ना। दो या दो से अधिक चीज जिसको बोला जाता है उसको बहुवचन बोलते हैं। तो रेखांकित शब्द का एक वचन आपको बताना है। तो रेखांकित छाते के ऊपर किया हुआ है, तो छाते तो क्या हो गए, बहुत सारे हो गए, बहुवचन हो गए। हमें एक वचन बताना है, तो एक वचन को क्या बोलते हैं, एक छाता को क्या बोलेंगे, छाता। तो क्या हो जाएगा, छाता बिक रहा है। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, छाता बिक रहा है। छाते बिक रहे हैं, मतलब एक वचन क्या हो जाएगा, छाता बिक रहा है, तो मतलब एक छाता है। आगे देखिए, अगला भी सेम ही है, इसमें आपको बहुवचन बताना है। राम केला खा रहा है, तो केले का आपको बहुवचन बताना है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। बहुवचन का मतलब समझ गए ना, जिसमें दो या दो से अधिक जो चीज होती है उसको बहुवचन कहते हैं। तो इसका आंसर है वो आप कमेंट करके बताओगे, सभी को कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है जी, आंसर सभी स्टूडेंट करेंगे। और जो ये हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग गया होगा कि किस किस टॉपिक से किस किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है जी, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बड़ी शानदार क्लासेस हैं वो आपके लिए आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।